तो क्वेश्चन नंबर 6(9)D, उसमें कहा जा रहा है कि वन सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज, आपको एक सॉल्यूशन गिवन है। अच्छा, ये मैंने एक इक्वेशन लिखी है। आप ज़रा बताएं कि ये इक्वेशन एक्स की पावर को देखते हुए मुझे बताएं कि ये इक्वेशन कैसी है। ये लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, क्या है? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक क्यों है? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वो इक्वेशंस होती हैं जिनमें एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी होती है? 2 होती है। ठीक है, तो इसको हम डिग्री ऑफ द वेरिएबल या डिग्री ऑफ द इक्वेशन भी कहते हैं। अगर आपके पास मैक्सिमम पावर 2 है तो आपके पास इक्वेशन क्वाड्रेटिक होगी। अच्छा, दूसरी बात ये बताएं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो आ, उसमें हमें वेरिएबल के कितने आंसर्स मिलेंगे? सर 2। वेरी गुड। तो इसको हम कहते हैं रूट्स, यानी इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको 2 रूट्स मिलेंगे, 2 सॉल्यूशंस मिलेंगे, 2 आंसर्स मिलेंगे। अब इन्होंने एक सॉल्यूशन आपको दे दिया है, वो क्या है कि x इज इक्वल टू -2। आपको क्या करना है, इस इंफॉर्मेशन की मदद से q की वैल्यू फाइंड करनी है और उसके बाद दूसरा सॉल्यूशन भी बताना है। अब ये जो x की वैल्यू है इसका हम क्या कर सकते हैं? अपनी इक्वेशन में रिप्लेस, क्यों? ताकि क्यू को हम फाइंड कर लें उसकी वैल्यू। मतलब हम इसे इक्वेशन में क्यों रिप्लेस करें? रीज़न क्या है? एक तो है ना कि उससे क्यू की वैल्यू मिलेगी, लेकिन सवाल ये कि इक्वेशन में क्यों पुट होगा? हो सकता है नहीं हो सकता। सर क्योंकि मैं कहता हूँ कि आप x की वैल्यू 4 पुट कर लें, तो आप करेंगे इस इक्वेशन में पुट? x की वैल्यू 4 इस इक्वेशन में पुट करेंगे? उस वक्त तक नहीं करेंगे जब तक कि आपको पता ना चल जाए कि ये इस इक्वेशन का रूट है या नहीं है। अगर कोई वैल्यू किसी इक्वेशन का रूट है तो फिर वो उस इक्वेशन को क्या करेगा? अब आप इसको नोट कर लें, रूट्स ऑलवेज सेटिस्फाई द इक्वेशन या देयर इक्वेशन। रूट्स जो होते हैं वो अपनी इक्वेशन को हमेशा सेटिस्फाई करते हैं। रूट्स अपनी इक्वेशंस को क्या करते हैं? हमेशा, हाँ, हमेशा सेटिस्फाई करेंगे। तो रूट्स ऑलवेज सेटिस्फाई देयर इक्वेशन। रूट्स ऑलवेज सेटिस्फाई देयर इक्वेशन। तो अब मैं आपसे कहता हूँ आप इसमें x की वैल्यू पुट करते हैं, तो अब आप बस ये सवाल पूछेंगे कि क्या ये वैल्यू इस इक्वेशन का रूट है या नहीं है, या इस इक्वेशन का सोल्यूशन है या नहीं है। अगर सोल्यूशन है तो फिर आप इसे पुट करते हैं उसमें। अच्छा, अब सवाल ये है कि ये सेटिस्फाई करने का क्या मतलब है? इक्वेशन कब सेटिस्फाई होती है? सेटिस्फाई उस वक्त होती है जब आपके पास जो कुछ लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा है वो किसके इक्वल आ रहा हो? राइट हैंड साइड के इक्वल। ठीक है, अगर ऐसा हो रहा है तो आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, अगर ऐसा नहीं हो रहा तो आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। मिसाल के तौर पर मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ, x² + 2x - 3 इज इक्वल टू 0। फर्ज करें मैं इसके अंदर x की वैल्यू 2 पुट कर देता हूँ, तो आपने 2 पुट किया, ठीक है, आपने सिंप्लीफाई किया तो 4 + 4 8 - 3 5 आ गया। क्या 5 इक्वल टू 0 है? जी नहीं। सही है ना? तो इसका मतलब है कि जो x की वैल्यू हमने पुट की है वो इस इक्वेशन का रूट नहीं है। ठीक है, अब मैं एक और काम करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पे x की वैल्यू ना मैं 1 पुट करके देखता हूँ। 1 पुट किया
तो आपके पास 3 माइनस 3 और 0 इज इक्वल टू 0। अब 0 तो 0 के इक्वल है, तो इसका मतलब है कि x इज इक्वल टू 1। ये इस इक्वेशन का एक रूट था जिसकी वजह से इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई, यानी लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड। समझ में आ गया आपको? ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा रफ वर्क किया उस बात को समझाने के लिए। अब मैं मेन अपने सॉल्यूशन को ना कंटिन्यू करता हूँ। अच्छा, अब देखें 2x² प्लस qx माइनस 2 इज इक्वल टू 0, जिसमें x का एक आंसर यानी सोल्यूशन -2 है। तो हम क्या करते हैं, हम x इज इक्वल टू -2 को इस ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं। ठीक है, तो आपने x² प्लस q टाइम्स x -2 इज इक्वल टू 0 में x की वैल्यू -2 पुट कर दी। तो -2 का स्क्वायर 4 हो गया, -2q -2 इज इक्वल टू 0। ओके, नेक्स्ट आपने लिखा 8 -2q -2 इज इक्वल टू 0, जिसका मतलब हो गया कि 6 इज इक्वल टू 2q, और q का आंसर आपके पास 3 आ गया। तो आपकी जो गिवन इक्वेशन है वो बन गई 2x² प्लस 3x -2 इज इक्वल टू 0। जो इक्वेशन q की फॉर्म में गिवन थी, अब हमने उसमें q की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अब हमें इसका दूसरा सोल्यूशन भी बताना है। तो दूसरे सोल्यूशन के लिए हम ये करते हैं कि हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के लिए हम इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं। सो 2x² प्लस 4x माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अच्छा, आप में से कोई बता सकता है कि ये मैंने मिडिल टर्म कैसे ब्रेक किया है, क्या प्रोसीजर यूज किया है? जी, मिडिल टर्म कैसे ब्रेक हुई, क्या प्रोसीजर यूज हुआ? फर्स्ट और थर्ड टर्म को आपने मल्टीप्लाई किया। यानी ठीक है मैंने सर, 2 को किससे मल्टीप्लाई किया, -2 से आंसर आ गया -4। -4। अब बिल्कुल। हमें दो अब नंबर्स ये चाहिए जिन्हें मल्टीप्लाई करके सेम -4 आए और ऐड करके +3 आए। ठीक है, तो वो दो नंबर्स हमने क्या सेलेक्ट किए, वो हमने 4 और सेलेक्ट किए, -1। हाँ वेरी गुड, 4 और -1, उससे ये दोनों रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो वो हमने यहाँ लाकर लिख दिया। अब मैं कॉमन निकालता हूँ 2x को, तो x प्लस 2, -1 को कॉमन निकालते हैं तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि x प्लस 2 कॉमन, तो 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब हमें पता है कि ये दोनों फैक्टर एक एक करके 0 से इक्वेट होंगे। तो ये बात तो हमें पहले ही बता दी गई थी कि x की एक वैल्यू -2 है, उसी को हमने यूज़ भी किया था। अच्छा, अब हम आते हैं दूसरी उसकी तरफ। तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 1, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1/2। ये अब आपके पास दूसरा रूट आ गया, ये आपको दूसरी वैल्यू फाइंड करनी थी। सही है, क्लियर है सबको? अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। द साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर गिवन एज 9 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, करेक्ट टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर। फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल के लिए हम क्या करते हैं, पेरीमीटर कैसे मिलता है? एडिंग ऑल बाउंड्रीज। हाँ, यानी चारों साइड्स को ऐड कर देते हैं ना। तो आपके पास लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल है 9 सेंटीमीटर्स और विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल है 6 सेंटीमीटर।
और दोनों करेक्ट टू नियरेस्ट सेंटीमीटर है। ठीक है। अच्छा, आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ पेरीमीटर, ये आपको चाहिए। जब आप पेरीमीटर की स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालना चाहेंगे तो आप साइड्स की लेंथ जो लेंगे वो मिनिमम लेंगे या मैक्सिमम लेंगे या यही वाली लेंथ ले लेंगे? जी, क्या करेंगे? सर स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू हमें चाहिए, तो हाँ, हम लोअर बाउंड लेंगे दोनों के। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत सही बात फरमाई आपने। अच्छा, अब ये बताएं 9 सेंटीमीटर के लिए लोअर बाउंड क्या बनेगा? ये करेक्ट टू नियरेस्ट सेंटीमीटर है ना, तो लोअर बाउंड बनाने का तरीका ये होगा कि आप 1 सेंटीमीटर को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.5। लोअर बाउंड बनाने के लिए 0.5 को इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे और अपर बाउंड बनाने के लिए क्या करेंगे? ऐड। ऐड कर देंगे। ठीक है, फिलहाल हम लोअर बाउंड से काम करते हैं। तो हम लिखेंगे कि पेरीमीटर इज 2 टाइम्स लेंथ प्लस 2 टाइम width. So 2 times 8.5 plus 2 times 5.5 will be equal to 17 plus 11. तो आपके पास 28 सेंटीमीटर्स पेरीमीटर की लोएस्ट वैल्यू आ जाएगी। सही। अब जरा कोई चेक करें कि आंसर सही आ रहा है या नहीं। जी, आंसर करेक्ट है। जी सर। चलो, अच्छा, अब ये तो था हमारा पार्ट ए। पार्ट बी के लिए हमें कहा जा रहा है कि हमें क्या करना है? द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू के लिए हम कौन सा बाउंड सेलेक्ट करेंगे? अपर बाउंड। अपर बाउंड। तो देखें, अपर बाउंड इसका बनेगा 9.5 और अपर बाउंड इसके लिए बन जाएगा 6.5। तो लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ द एरिया के लिए रेक्टेंगल है तो सिंपली हमें लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम 9.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 6.5 के साथ, तो नीचे एक 10 आ जाएगा, यहाँ भी एक 10 आ जाएगा। ये आ जाएगा 19 टू 13 टू 19 और 13 मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा कितना? 19 थ्री ज़ा 57 और 19 वन ज़ा 19 प्लस 5 247 अपॉन 2 इंटू 2। अच्छा, 2 से डिवाइड किया तो 12.5 अपॉन 3, फिर 123 अपॉन 5 को डिवाइड किया तो 61.75। तो ज़रा चेक करें, यही आंसर है 61.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। जी सर, यही आंसर है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 8 देखें। फाइंड द इंटीजर वैल्यू ऑफ ए फॉर विच, ये आपको एक इनइक्वालिटी गिवन है, आप इससे डबल इनइक्वालिटी बनाएंगे और इंटीजर वैल्यू उसमें से आपने बतानी है, होल नंबर। फाइंड द ऑड इंटीजर वैल्यू, फिर आपको दो इनइक्वालिटीज गिवन है, उस रेंज के अंदर जो ऑड इंटीजर्स आएंगे वो आपको बताना है। सॉल्व द इनइक्वालिटी, इसमें दो इनइक्वालिटीज बनेंगी, उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। साइमल्टेनियसली खैर नहीं, दोनों का अलग अलग सॉल्व करना है और फिर उसके बाद सोल्यूशन को एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो अगर आप में से किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता दें, मैं सॉल्व करता हूँ, वरना आगे चलते हैं।
पहले मैं इसका ना एक पार्ट सॉल्व करता हूँ, 8C वाला। इसमें लिखा हुआ है 2/7 is less than 2x minus 1 and it is less than 9 plus 2x upon 12। अच्छा, अब देखें, इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास दो इनइक्वालिटीज बनेंगी। ठीक है, एक क्या बनेगी, 2/7 इज लेस देन 2x माइनस 1, और दूसरी क्या बनेगी, 2x माइनस 1 इज लेस देन 9 प्लस 2x अपॉन 12। इन दोनों को हमें अलग अलग सॉल्व करना है। सबसे पहले हम ये करते हैं कि 7 को दूसरी तरफ मूव कर देते हैं। 7 यहाँ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बनेगा 2 इज लेस देन 14x माइनस 7। 7 को आप इस तरफ मूव कर लें तो यहाँ आकर ऐसे हो गया, और अब आप 14 को यहाँ मूव कर लें तो आपके पास आ जाएगा x इज ग्रेटर देन 9/14। x की साइड पे वो सिंबल ग्रेटर वाला था तो मैंने वैसा ही उसको रखा है। अच्छा, अब इसके बाद हम सेकंड वाली इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। उसके लिए हम 12 को इस साइड पे मूव करेंगे, 12 यहाँ आकर मल्टीप्लाई होगा और ये बन जाएगा 24x माइनस 12 इज लेस देन 9 प्लस 2x। इसके बाद हम 2x को इस तरफ ले आते हैं, सो 2x 24x में से सब्ट्रैक्ट होगा और 12 को हम दूसरी साइड पे मूव कर देते हैं तो ये बन जाएगा 22x इज लेस देन 21। अच्छा, इसके बाद हम x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। x की वैल्यू बनेगी 21/22। ठीक है, तो ये दो आंसर्स आ गए। ओके, इसके बाद हमें करना क्या है कि इलस्ट्रेटिंग द सॉल्यूशन, सॉल्व द इनइक्वालिटी इलस्ट्रेटिंग द सॉल्यूशन ऑन अ नंबर लाइन। अच्छा, x इज ग्रेटर देन, इसको ज़रा अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करें तो ये क्या बन रहा है, 9 डिवाइडेड बाय 14। सर मैं 0.6428। हाँ, तो ये 0.64 बन रहा है और ये वाला बन रहा है 21 डिवाइडेड बाय जीरो 22.95। जी, सही है ना, बिल्कुल सही है। 0.95। ठीक है। अच्छा, अब देखें, मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ करता हूँ जिस पे मैं ये दोनों सॉल्यूशंस मेंशन करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर है 0 और यहाँ पर हम ले लेते हैं 1। ये आ जाएगा ये हो जाएगा 0.2, 0.4, 0.5, सॉरी, ये हो जाएगा 0.6, ये हो जाएगा 0.8 और फिर आ जाएगा 1। 0.64 से ये बड़ा है तो 0.64 जो है ना वो यहाँ कहीं मार्क होना चाहिए, और ग्रेटर के लिए मैं एरो किस डायरेक्शन में ले जाऊंगा, इस तरह से। ठीक है, हॉलो सर्कल क्यों बनाया, क्योंकि 0.64 खुद आंसर में इंक्लूडेड नहीं है। 0.95 जो है ना वो बिल्कुल 1 के पास पास कहीं मार्क होगा, और उससे लेस के लिए मैं लाइन को इस तरफ मूव कर दूंगा। अब इन दोनों के दरमियान का जो एरिया है ना, ये हमारा सॉल्यूशन वाला एरिया होगा। ठीक है, तो हमारे जो सॉल्यूशन है उसके लिए हम शेडिंग जो करेंगे वो ये वाले पोर्शन की करेंगे। ये जो शेडेड पोर्शन है
ये हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन है और इसको हम यूँ लिख सकते हैं कि x इज greater than 0.64 and it is less than 0.95. ये हमारा सोल्यूशन। बाकी क्वेश्चंस भी ऐसे ही होते हैं, बस ये कि किसी में हमें इंटीजर वैल्यूज निकाल के बतानी होती है, तो अगर उस इंटरवल में कोई इंटीजर आ रहा है तो वो हमारा आंसर होगा, जितने इंटीजर्स आ रहे हैं। और उससे एक पार्ट पहला है, उसके अंदर उन्होंने ऑड इंटीजर पूछा था, तो हम ऑड इंटीजर निकाल के बता देंगे। तो तरीका तो खैर यही होता है, कोई ज़्यादा उसमें डिफरेंस नहीं होता। ठीक है, क्लियर है? इसमें और कोई क्वेश्चन तो नहीं है? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 है, गिवन दैट आपके पास अब 2 दफ़ा डबल इक्वालिटी आ रही है और फिर कह रहे हैं कि x और y को आपने सॉल्व कर लिया, तो x माइनस वाई की ग्रेटेस्ट वैल्यू और फिर स्मॉलेस्ट वैल्यू इस तरह से हमें निकालनी है। तो हम एक काम करते हैं ना, ये वाला क्वेश्चन भी एक कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9D, इसमें एक सेट ऑफ इक्वालिटी हमें गिवन है, -5 is less than or equal to 4x plus 1 and it is less than and equal to 2x plus 9. अगर हम इसको ब्रेक करते हैं तो -5 is less than or equal to 4x plus 1 और यहाँ आएगा 4x plus 1 is less than or equal to 2x plus 9। ठीक है, यहाँ पे इसको सॉल्व करके निकालते हैं x का क्या आंसर आ रहा है। तो हम लिखेंगे कि 4x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, -5 के पास हमने -1 को मूव कर दिया और 4 को वहाँ मूव करेंगे, तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -6/4। अब ये बताएं, क्या यहाँ पर इनइक्वालिटी की साइन रिवर्स होनी चाहिए थी या नहीं? जी, इनइक्वालिटी की साइन रिवर्स होनी चाहिए थी या नहीं? तो रमेश एक बार हो गई ना, तो बार बार हो सकती है क्या? नहीं फजल भाई, वो रिवर्स नहीं हुई। आप जरा गौर करें, 4x की साइड हाँ। पे सिंबल ओपन हो रहा था ना, बस मैंने वो साइड चेंज करके लिखा है, इनइक्वालिटी की साइन नहीं रिवर्स हुई। हम्म। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो उस वक्त होती है जब हम किसी नेगेटिव नंबर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें या नेगेटिव नंबर से दोनों साइड को डिवाइड करें। हमने यहाँ पर दोनों साइड्स को 4 से डिवाइड किया है और 4 एक पॉजिटिव नंबर है, तो इनइक्वालिटी की साइन रिवर्स नहीं होनी चाहिए। इसके बजाय अगर हम -4 से डिवाइड कर रहे होते या किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे होते, तब वो चेंज हो जाती। ठीक है सर। 4x minus 2x is less than or equal to 9 minus 1, तो ये बन गया 2x is less than and equal to 8, so x is less than and equal to 8/2, जिसका मतलब है x is less than or equal to 4। ठीक है, आप सबको समझ में आ गया? इसमें कोई मुश्किल तो नहीं है? ओके, तो अब हम आ जाते हैं नंबर लाइन पर। ये हमने ड्रॉ की नंबर लाइन, जिसमें हमें -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5 ये नंबर्स हमने शो किए। पहला सोल्यूशन ये है कि -1.5 के इक्वल है x और उससे ग्रेटर है, तो मैंने एक फिल्ड सर्कल बनाया 1.5 पे और इससे जो ग्रेटर वैल्यू होंगी वो इसके लेफ्ट साइड पर होंगी। थोड़ा सा मैं इस लाइन को और बड़ा कर दूँ, तो ये आ गया आपका पहला सोल्यूशन जो यहाँ पे मार्क हो गया। अब सेकंड सोल्यूशन पर आ जाए। सेकंड है 4 इंक्लूडिंग, तो 4 पे मैंने एक फिल्ड सर्कल बनाया और मैंने उससे लेस के लिए लाइन यहाँ पर एक्सटेंड कर दी। अब हमारा जो सोल्यूशन है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक का है और ये पूरा
पोर्शन या रीजन हम शेड कर देंगे। ठीक है, ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। इसको अगर मैं सिंगल इनइक्वालिटी में लिखना चाहूँ तो हम इसको लिखेंगे कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1.5 एंड इज लेस देन एंड इक्वल टू 4। तो ये हो गया। अच्छा, अब चलते हैं इसके साइड बाय साइड, हम सेकंड इनइक्वालिटी को भी देख लेते हैं। तो सेकंड इनइक्वालिटी में हमारे पास गिवन है -6 is less than or equal to 2y minus 2 and it is less than and equal to 8। यहाँ भी आपके पास दो इनइक्वालिटीज बन जाएंगी। पहली इनइक्वालिटी -6 is less than or equal to 2y minus 2 और दूसरी 2y minus 2 is less than or equal to 8। इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 2y is greater than or equal to -6 plus 2, so y is greater than or equal to -4 divided by 2, so y is greater than or equal to -2। यह आपका एक सॉल्यूशन हो गया। उसके बाद है 8 plus 2, 10 divided by 2, so 5। ये दूसरा सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, नंबर लाइन आप बनाना चाहें बना सकते हैं, सही है। अगर मैं डायरेक्ट आंसर लिखना चाहूँ तो आप लिखेंगे कि y शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू -2 एंड लेस देन और इक्वल टू 5। ये इनइक्वालिटी है जो कि आपके पास एज एन आंसर आ रही है। अच्छा, अब इन दोनों वर्किंग्स को आप अपने सामने रखें और अब देखें हमें फाइंड क्या करना है। हमें x माइनस वाई की ग्रेटेस्ट वैल्यू चाहिए, सबसे बड़ी वैल्यू जो इसमें आ सकती है। अब ग्रेटेस्ट वैल्यू के लिए x हमें मैक्सिमम रखना होगा या मिनिमम रखना होगा? और सर y के बारे में मैक्सिमम बताएं। रखना होगा, हाँ y मिनिमम। बिल्कुल, तो यहाँ पर ये ध्यान में रखें कि आपके पास जो x होना चाहिए ना, इट शुड बी मैक्सिमम और y शुड बी मिनिमम। ग्रेटेस्ट आंसर उस वक्त आएगा जब आपकी पॉजिटिव क्वांटिटी ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी हो और उसमें से सब्ट्रैक्ट होने वाली क्वांटिटी कम से कम हो। तो x की सबसे बड़ी वैल्यू क्या पॉसिबल है, ये बताइए। x की सबसे बड़ी वैल्यू क्या पॉसिबल है? या 4। नहीं, 3 सबसे बड़ी है तो 4 नहीं होगी, 4 तो 4 इसमें मैक्सिमम है। क्योंकि x जो है ना 4 से लेस या 4 के इक्वल है, 4 से ग्रेटर क्वांटिटीज x की रेंज में नहीं है। माइनस, अब आप मुझे बताएं कि y की सबसे मिनिमम वैल्यू क्या पॉसिबल है? -2। ठीक है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4 + 2 से आंसर 6। ये आपकी लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू है फॉर x माइनस वाई। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ दिस प्रोडक्ट, और वो प्रोडक्ट क्या है? x + y एंड x माइनस वाई। अच्छा, अब इसकी जो स्मॉलेस्ट वैल्यू आएगी वो किस तरह आएगी? जी, सर इस बार ना हमें x को लोएस्ट वैल्यू रखना होगा और y को हाईएस्ट। ठीक है, तो x को हमने रख दिया लोएस्ट, क्या वैल्यू रख सकते हैं? -1.5। सही है, तो y में तो उससे भी लोएस्ट वैल्यू पॉसिबल है। y की तो हमें हाईएस्ट रखनी है ना, हम्म, 5। दोनों असल में ऐड हो रहे हैं x + y में, ये देखें।
हम्म ऐड होके आंसर स्मॉलेस्ट आए। तो अगर हम ये करते हैं कि x की स्मॉलेस्ट और y की स्मॉलेस्ट ले लें, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? -3.5। यही आंसर आएगा। जी सर। अच्छा, अब इसके साथ आपको डिसाइड करना है कि x माइनस वाई में आप क्या करेंगे। दोनों की हाईएस्ट वैल्यू रख लेते हैं। एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। तो पॉजिटिव जो है ना, उसको हम रखते हैं लोएस्ट, और नेगेटिव को हम रख लेते हैं हाईएस्ट। हाईएस्ट नहीं है, सॉरी, ये भी लोएस्ट है। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 0.5। और जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास -1.75, ये आपका आंसर आएगा फॉर द लोएस्ट वैल्यू ऑफ दिस प्रोडक्ट, या स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट के। पहले तो चेक करें आंसर सही है या नहीं। सर सही है आंसर। जी। अब आप ये पूछें कि आपको कहाँ से कौन सी बात समझ में नहीं आई, वो फिर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले। पार्ट ए सबको समझ में आ गया, और फिर पार्ट बी को भी देखें। पार्ट बी की फर्स्ट ब्रैकेट सबको समझ में आ गई। जी सर। दोनों ऐड हो रही है ना, तो ऐड होने वाली क्वांटिटीज हमने लोएस्ट रखी है। अच्छा, दूसरी ब्रैकेट में एक क्वांटिटी में से दूसरी क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट होनी है, और हमें लोएस्ट आंसर चाहिए, तो हम पॉजिटिव वाली क्वांटिटी भी सबसे छोटी रखेंगे, और उसमें से जो सब्ट्रैक्ट होने वाली क्वांटिटी है वो भी हमने नेगेटिव रखी है। अगर मैं -2 के बजाय यहाँ पे y की मैक्सिमम वैल्यू रख लेता 5, तो क्या फर्क पड़ता? फर्क ये पड़ता कि दोनों नेगेटिव होके ऐड हो जाते और आंसर आ जाता -6.5। आंसर क्या आ जाता? यही आता ना। और इससे पहले एक और नेगेटिव नंबर होता, -3.5। माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाता, और 3.5 और 6.5 का प्रोडक्ट भी काफ़ी बड़ा आता, तो वो स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू नहीं थी विद द गिवन रेंजेस। तो हमने माइनस के बाद भी एक नेगेटिव नंबर रखा, ताकि माइनस माइनस प्लस होकर इसका ओवरऑल आंसर एक पॉजिटिव नंबर आए, और वो पहले वाले नेगेटिव को नेगेटिव ही रहने दे। ठीक है, चले अब मैं आगे चलता हूँ, अगर आपका और कोई सवाल नहीं है तो। सर, जी, इस वाले क्वेश्चन तो पीछे आंसर -25 लिखी है। -25 लिखा हुआ है। जी सर। हम्म, तो फिर इसका मतलब है कि ये लोएस्ट आंसर नहीं है। सही। अच्छा, -25 के लिए इन्होंने
ये किया होगा कि एक तो आंसर 5 आया होगा और दूसरा ये लाए होंगे -5। दूसरा पॉसिबल क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है? तो सर उमेर हम ऐसा करते हैं कि पहले ब्रैकेट में रखते हैं हम्म, 5 + 0 हम्म, और दूसरे ब्रैकेट में 0 - 5। अच्छा। 5 जो है ना वो यहाँ पॉसिबल है y की जगह पर, और यहाँ 0 पॉसिबल है, 0 + 5। अच्छा, यहाँ पे फिर -5 और यहाँ 0, ऐसे पॉसिबल है। जी हाँ सही है। तो 0 + 5 से 5 आ जाएगा और वहाँ -5 आएगा, और -25 ये मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू हो सकती है जो यहाँ पॉसिबल होगी, और ये स्मॉलेस्ट हो जाएगा। सही है, ऐसे ही करना चाहिए। तो ये बीच वाली वर्किंग सही नहीं है, इसको आप करेक्ट कर दो। 5 और -5, और उससे आंसर आ जाएगा -25। ठीक है, क्वेश्चन 10 पे चलते हैं। A ball is thrown down from the top of a building. The distance d of the ball above the ground can be modeled by this equation. Equation हमें given है d = 35 + 70 - 2t square, where t is the time in seconds after the ball is thrown. Find the time when the ball is 40 meters above the ground. तो आपको ये बताना है कि 40 मीटर्स पर टाइम कितना है। तो पार्ट 1 के लिए हम d की वैल्यू जो कि डिस्टेंस अबव द ग्राउंड है 40 मीटर रखेंगे, और इसके अगेंस्ट में टाइम हमें फाइंड करना है। हम लिखेंगे कि d की जगह 40, 35 + 70 - 2t स्क्वायर। अब हमें इसको सॉल्व करके ना इसमें से t की वैल्यू निकालनी है। 2t स्क्वायर - 70 - 35 + 40 = 0। मैंने सारी टर्म्स को लेफ्ट साइड पे मूव कर दिया। तो ये बन गया 2t स्क्वायर - 70 + 5 = 0। मिडिल टर्म ब्रेक हो जाएगी, -2t - 5t + 5 = 0। तो 2t कॉमन आ गया, t - 1 -5 कॉमन, t - 1, t - 1 कॉमन, तो 2t - 5 = 0। अच्छा, यहाँ से आपके पास एक आंसर आ गया t = 1, और दूसरा आंसर आपके पास आ गया t = 5/2। सही। तो इनमें से कौन सा आंसर आपका फाइनल आंसर होगा? और ये दो आंसर जो आ रहे हैं इनका मतलब क्या है? देखें, जब बॉल चलना शुरू होगी ना, गिरना शुरू होगी डाउनवर्ड, तो 1 सेकंड के बाद वो 40 मीटर्स की हाइट पर होगी।
उसके बाद ग्राउंड पे वो बाउंस करेगी, और बाउंस करने के बाद जब दोबारा ऊपर की तरफ आएगी तो फिर तकरीबन 2.5 सेकंड्स के बाद वो दोबारा 40 मीटर्स की हाइट पर होगी। इसका ये मतलब है। तो 1 सेकंड के बाद 40 मीटर्स की हाइट पर होगी जब वो स्ट्रेट नीचे फॉल कर रही है, और 2.5 पे दोबारा 40 मीटर्स की हाइट पे होगी बाउंस करने के बाद जब वो ऊपर जा रही है। सही है? ठीक है सर। तो साथ साथ जरा आप इसका आंसर भी चेक कर लें, कोई एक आध चेक कर लें। सर उमेर आपने किया है तो गलत हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है फजल भाई। नहीं, इस बार गलत नहीं है। चल ठीक है। अच्छा, उसके बाद है द टाइम टेकन फॉर द बॉल टू रीच द ग्राउंड। जब बॉल ग्राउंड पे रीच करेगी तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 0 मीटर्स। इसके अगेंस्ट में हम टाइम निकालेंगे, तो हम लिखेंगे 0 इज इक्वल टू 35 प्लस 70 माइनस 2t²। सो 2t² माइनस 70 माइनस 35 इज इक्वल टू 0। अच्छा, 70 के माइनस 70 के आपको बनाने हैं फैक्टर्स। तो 14 5 सा भी होता है 70, सही है उससे, लेकिन 7 नहीं आएगा। और 7 10 सा होगा, और क्या हो सकता है? बस यही होगा, 14 5 सा। ठीक है, तो इसमें ना मिडिल टर्म नहीं ब्रेक होगी, तो हम क्या यूज करेंगे? कंप्लीटिंग द स्क्वायर। वो भी कर सकते हैं, अ, और क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं। ठीक है, दोनों काम कर सकते हैं। लेकिन अब चूंकि फजल भाई ने ख्वाहिश का इजहार किया है, तो हम क्या करते हैं फिर, स्क्वायर ही कंप्लीट करके सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, ये बनेगा t² माइनस 7/2 इज इक्वल टू 35/2। ये क्या किया हमने? हमने दोनों साइड्स को ना 2 से डिवाइड कर लिया। मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल में बता देता हूँ। 2t² माइनस 70/2 ऐसे किया, एलसीएम ब्रेक किया, तो आपके पास ये आ गया। तो आपके पास बन गया t² माइनस 7/2t इज इक्वल टू 35/2। अब मिडिल टर्म, सॉरी, स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स फर्स्ट इंटू सेकेंड, ये हो गया। तो आपको याद है कल प्रेजेंटेशन में फजल भाई ने ना एक फार्मूला बताया था हमें, जिससे हम लास्ट टर्म डिसाइड करते हैं। वो क्या था? b/2a। b का मतलब यहाँ पर क्या है? 7/2 और 2 टाइम्स 1, तो इसका मतलब है कि 7/4 जो है ना, ये हमारी सेकंड टर्म होगी। सही है? तो यहाँ t आ गया, 2 के साथ यहाँ भी t आ गया। सेकंड टर्म हमने डिसाइड की 7/4, और ऐड करेंगे 7/4 का स्क्वायर, और यहाँ लिखा हुआ है 35/2, और बैलेंस करने के लिए हम यहाँ भी 7/4 का स्क्वायर ऐड करेंगे। सब बच्चों को ये बात समझ में आ गई? ठीक है, क्लियर है? कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। ओके, तो आगे चलते हैं। हम यहाँ पर स्क्वायर बनाएंगे t माइनस 7/4 होल स्क्वायर। यहाँ बनेगा 35/2 प्लस 49/16।
तो पहले तो यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 16 का, 8 5 ज़ा 40, तो 280 प्लस 49 और t माइनस 7/4 होल स्क्वायर। अच्छा, ये बन जाएगा 329 अपॉन 16 और यहाँ पर है 7/4 होल स्क्वायर। अब हमने लिया दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट, तो ये बन जाएगा 329/16 का स्क्वायर रूट बताएं क्या आ रहा है। थ्री 329 का जो स्क्वायर रूट है वो 18 पॉइंट समथिंग है ना, 18.14। तो ये है 18.14 डिवाइडेड बाय 4। 7/4 को हम दूसरी साइड पे भेज देते हैं, वहाँ जाकर ऐड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 18.14 प्लस 7, तो आपके पास आ जाएगा 25/14/4। तो टी का जो आंसर है वो है 6.285 सेकेंड्स। जो कि कुछ ज़्यादा सही महसूस नहीं हो रहा तो सही आंसर। है। आंसर सही है, ठीक है जी, यही आंसर है फिर। तो इस टाइम पे बॉल जो है ना वो ग्राउंड पे पहुंच जाएगी। अच्छा, पार्ट 1 के आंसर में बताएं पीछे क्या लिखा हुआ है, इसके पार्ट 1 के आंसर में क्या लिखा हुआ है। 1 से सी। हाँ, जी बताइए क्या लिखा हुआ है। आंसर मिक्स फ्रैक्शन में लिखा था 5/2। बस एक ही आंसर लिखा हुआ है। नहीं, 1 भी था। अच्छा, दोनों आंसर्स लिखे हैं ना, ठीक है जी। ठीक है, चलो सही है, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, सही तो नहीं लग रहा। अच्छा, चले 11 में क्या था कि given that 1 is less than or equal to x and x और y के लिए रेंजेस दी हुई हैं, find the greatest value of 2x minus y, least value, greatest value। ठीक है, तो ये तो आप कर सकते हैं, आप खुद कर लें इसको, और बल्कि ऐसा करते हैं अभी हम रुकते हैं, आप पहले इस क्वेश्चन को कर लें। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें कहा जा रहा है कि अ नाइट ट्रेन लीव सिंगापुर फॉर सिगमट जो भी है एंड रिटर्न्स टू सिंगापुर। द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू इज 200 किलोमीटर्स। तो हमने डिस्टेंस को नोट कर लिया, वो है 200 किलोमीटर्स। If the train travels from Singapore to Sigamet at an average speed of x kilometers per hour। अच्छा, स्पीड है इनकी x kilometers per hour। Write down an expression for the time taken in hours for the journey। तो एक्सप्रेशन क्या बनता है, एक्सप्रेशन बनता है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो डिस्टेंस आपके पास कितना है, ये है 200 का, स्पीड कितनी है x की, तो ये आपका रिक्वायर्ड वो बन गया
एक्सप्रेशन पार्ट ए के लिए। सही है, ये हमने इसका पार्ट ए कर लिया। उसके बाद कह रहे हैं पार्ट ए नहीं सॉरी ये पार्ट 1 है, ये हमारा पार्ट 1 हो गया। पार्ट 2 में कह रहे हैं कि ऑन द रिटर्न जर्नी फ्रॉम सिगमेट टू सिंगापुर द ट्रेन इंक्रीजेज इट्स स्पीड बाय 5 किलोमीटर पर आवर। राइट डाउन एन एक्सप्रेशन फॉर द टाइम टेकन इन आवर्स फॉर द रिटर्न जर्नी। अच्छा, इसको मैं T1 कर देता हूँ। अब हम रिटर्न जर्नी के लिए एक्सप्रेशन बनाते हैं। तो रिटर्न जर्नी के लिए टाइम को हम T2 कह देते हैं, डिस्टेंस जाहिर है सेम रहेगा, और स्पीड में अब हम 5 को इंक्रीज करके दिखा देते हैं। तो ये एक्सप्रेशन हो गया उसकी रिटर्न जर्नी के लिए टाइम का। ठीक है, ओके। उसके बाद पार्ट 3, if the difference in the time taken for the two journeys is 1 hour 15 minutes। अब हमें डिफरेंस निकालना है, यानी the larger time minus the lower time is 1 hour plus 15 minutes। अब पहले आप मुझे ये बताएं कि इसमें से लार्जर टाइम कौन सा होगा, T1 ज्यादा होगा या T2 ज्यादा होगा? सर T1। T1 ज्यादा होगा, क्यों? सर क्योंकि सिर्फ 200 को x डिवाइड कर रहे हैं, जबकि T2 में जो x है उसमें 5 ऐड होके 200 डिवाइड हो रहे हैं। वेरी गुड, ये भी सही है। और दूसरी बात ये है कि जहाँ स्पीड कम है वहाँ ज़्यादा टाइम लगेगा, जहाँ स्पीड ज़्यादा है वहाँ पर टाइम कम लगेगा। ठीक है, तो T1 की जगह हम 200 अपॉन x लिख सकते हैं, और T2 की जगह हम 200 अपॉन x प्लस 5 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 1 आवर तो 1 है। 15 मिनट्स को अगर मैं आवर्स में चेंज करना चाहूँ तो मैं 60 से डिवाइड करूँगा। ठीक है, अब ये कह रहे थे कि आपने क्या करना है, फॉर्म एन इक्वेशन इन एक्स एंड शो दैट इट रिड्यूसेस टू दिस फॉर्म। तो उसको हम उस फॉर्म तक रिड्यूस करके दिखा देते हैं। यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस 5 का, तो आपके पास ये बन जाएगा 200 टाइम्स x प्लस 5 माइनस 200x इज इक्वल टू डिनोमिनेटर में 60 प्लस 15, so it becomes 200 plus 1000 minus 200x, sorry यहाँ पे भी x है, divided by x into x plus 5, और यहाँ आ गया 75 अपॉन 60। तो ये बन जाएगा 15 5 और 15 4। ओके, 200x से माइनस 200x कैंसिल हो गया, 4 को हमने यहाँ मूव किया, 1000 से मल्टीप्लाई होगा, और 5x इंटू एक्स प्लस 5 यहाँ चला गया। 5 से ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, 5 2 200 हो गया, तो ये बन जाएगा 800 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। और इसको अगर हम वहाँ मूव कर दें तो ये फॉर्म बन गई, और ये इक्वेशन की वही फॉर्म है जहाँ तक हमने इसको रिड्यूस करके दिखाना था। ठीक है, अच्छा, लास्ट पार्ट में कह रहे हैं कि अब आपको क्या करना है कि आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन फ्रॉम सिगमेट टू सिंगापुर, यानी जो वापसी की स्पीड है ना, वो रिटर्न जर्नी की, वो आपने बतानी है। तो हमने इक्वेशन लिखी और हम इसे सॉल्व करते हैं। तो 800 प्रोडक्ट होगा किसका, इसको अगर मैं फैक्टराइज करूं तो 10 80 10 8 8, so 8 into 10 into 10, तो ये हो जाएगा 5 का डिफरेंस कहीं पे आना चाहिए। तो
25 और 4 for the 16 for the 64, ये भी नहीं होगा। अच्छा 32 और 50 से भी नहीं होगा। मेरे ख्याल में इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करना आसान नहीं है, तो फिलहाल हम इसको छोड़ देते हैं। और स्क्वायर की कंप्लीशन तो हमने देख ली थी, अब हम एक क्वाड्रेटिक फार्मूले की एप्लीकेशन भी देख लेते हैं। ठीक है, तो हम यूज़ करेंगे ये माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, वेयर a का मतलब है 1, b का मतलब है 5 एंड c का मतलब है माइनस 800। तो आपके पास x बन जाएगा -5 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू -800 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। तो ये बन जाएगा -5 प्लस -25 प्लस 3200 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आ गया आपके पास 3225 और डिवाइड होगा 2 से। तो 3225 का स्क्वायर रूट क्या आ रहा है? सर 56.7890 और आगे भी 56.78। ठीक है, तो 56.8 कर देते हैं इसको। ठीक है, और सही सही होगा। अच्छा, नेगेटिव आंसर्स को तो हम छोड़ देंगे, पर उसकी वर्किंग तो कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा -61.8। अच्छा, ये हो जाएगा 51.8 अपॉन 2। तो ये बन जाएगा अब ज़रा मुझे 2 से सर डिवाइड करके जी। सर नेगेटिव बनेगा -30.9 जी और 51 वाला बनेगा 25.9। ठीक है, ये x हो गया। तो नेगेटिव को तो हम छोड़ देंगे। तो जो स्पीड हमें रिक्वायर्ड है वो होगी x प्लस 5, 25.9 प्लस 5 और ये हो जाएगी 30.9 और अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 31 किलोमीटर्स पर आवर। अब ज़रा आप मुझे चेक करके बता दें कि ये आंसर करेक्ट है या नहीं। सर सही है, लेकिन पीछे राउंड ऑफ नहीं हुआ होगा। 30.9 है। जी सर। चलो तो फिर हम ऐसे ही रखते हैं ना इसको। तो यही हमारा फाइनल आंसर है, 30.9 किलोमीटर्स पर आवर।